So what's up guys? I hope you are fine and doing great. So today हम लोग आज जा रहे हैं बायोलॉजी का एक चैप्टर फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन पढ़ने। बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ठीक है। तो पूरा समझेंगे डिटेलिंग से। तो पहले जानते हैं ये फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या होता है भाई। फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या होता है, इसका मतलब बहुत इंटरेस्टिंग है भाई। ये जो फोटोसिंथेसिस वर्ड है ना, वो एक ग्रीक वर्ड है, ठीक है। ग्रीक से ओरिजिनेट हुआ था। तो फोटो मतलब होता है लाइट एंड सिंथेसिस का मतलब होता है टू कंबाइन। जो लाइट को कंबाइन किया जाता है जिस प्रोसेस को, उसी को कहते हैं फोटोसिंथेसिस। और एक और डेफिनेशन है भाई, दो डेफिनेशन आपको सिखा दूंगा। एक होता है फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है, उसमें क्या बनाया जाता है, खाना, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड, ठीक है। तो बस फोटोसिंथेसिस में सिर्फ सनलाइट का यूटिलाइज नहीं होता है, और भी बहुत कुछ होता है जो हम लोग थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये जो सनलाइट है, लाइट वो मतलब कहाँ से, प्लांट्स में स्टोर कहाँ से होता है, ठीक है। उसे करता है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट नाम का एक सेल होता है जो उसे स्टोर करता है, और उसके अंदर एक ग्रीन पिगमेंट होता है, ठीक है। उस ग्रीन पिगमेंट को कहते हैं क्लोरोफिल। वो क्लोरोफिल क्या करता है, जो क्लोरोप्लास्ट जो मतलब सनलाइट को स्टोर करता है, ठीक है। यही ग्रीन पिगमेंट जो क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट है, ये सनलाइट को मतलब स्टोर करता है, ठीक है। क्लोरोफिल याद रखना आप, क्लोरोफिल इज अ पिगमेंट प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट विच स्टोर सनलाइट, ठीक है। और आसान समझाऊं तो क्लोरोप्लास्ट जो होता है सेल है, क्लोरोफिल उसके अंदर एक पिगमेंट है जो सनलाइट को स्टोर करता है। तो इतना तो आप समझ ही गए होंगे। तो अब एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ आपको, मज़ा आ जाएगा। तो देखो, हम लोगों को क्या चाहिए होता है सर्वाइवल के लिए, ऑक्सीजन चाहिए होता है, सिंपल है। तो ऑक्सीजन तो हम लोग O2 लिखते हैं, वो सब छोड़िए, केमिस्ट्री नहीं पढ़ रहे, बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो हमें चाहिए ऑक्सीजन, पर प्लांट को चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड। एंड कार्बन डाइऑक्साइड भी देखिए भगवान ने क्या सोच के बनाया है, ये एक तरीके का चेन है, ठीक है। जिससे हम लोग देते हैं और प्लांट्स भी हमें देते हैं। हम उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं और बदले में वो हमें ऑक्सीजन देते हैं, ठीक है। तो जो हम लोग मतलब प्लांट्स का जो प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस में, उसमें जो प्लांट्स होते हैं CO2, ठीक है, CO2 लेते हैं, प्लस मतलब CO2 का यूटिलाइज करते हैं, मतलब बाय प्रोडक्ट होता है CO2 प्लस H2O, जो कि हमारा पानी है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड पानी, वाटर, ठीक है, प्लस, ठीक है, सनलाइट एंड क्लोरोफिल, ठीक है। सनलाइट और क्लोरोफिल, क्योंकि हम लोग जानते हैं क्लोरोफिल जो पिगमेंट है प्रेजेंट होता है ना, तो वही स्टोर करता है, इसलिए इसे भी मेंशन किया जाता है, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ठीक है, प्लस सनलाइट, जो कि फिर उसके बाद आप नीचे में लिख सकते हैं क्लोरोफिल, क्योंकि वो पिगमेंट होता है जिसके द्वारा सनलाइट स्टोर किया जाता है, ठीक है। तो इज इक्वल टू क्या बनता है, हमारा ग्लूकोज बनता है भाई, ग्लूकोज। ग्लूकोज ही सिर्फ नहीं बनता, और ऑक्सीजन भी प्रोड्यूस होता है। तो सही समझें आप, जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है, जो हमारे लाइफ के लिए इसेंशियल है, वो भी इसी प्रोसेस में बनता है, ठीक है। तो ऑक्सीजन भी इसी प्रोसेस में मतलब क्या कहते हैं, प्रोडक्ट, एंड प्रोडक्ट बनता है। तो दो एंड प्रोडक्ट आते हैं फोटोसिंथेसिस में। एक क्या आता है, एक आता है ग्लूकोज और दूसरा आता है ऑक्सीजन। तो बाय प्रोडक्ट एंड एंड प्रोडक्ट में डिफरेंस आपको बता देता हूँ। बाय प्रोडक्ट वो होता है जिसको लेके प्रोडक्ट बनाया गया है, और एंड प्रोडक्ट होता है जिससे जो बाय प्रोडक्ट को कंबाइन करके जो प्रोडक्ट आया है, ठीक है। तो बाय प्रोडक्ट में आता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट, बस ये चीज मिलके बनाते हैं हमारे एंड प्रोडक्ट, जो है ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन O2, ठीक है। तो एक चीज और है, जो हम लोग ऑक्सीजन हम लोगों को सिर्फ नीड नहीं रहता है, प्लांट्स को भी रिक्वायर्ड होता है, ठीक है, ऑक्सीजन। तो उन्हें ऑक्सीजन की किस चीज में रिक्वायरमेंट होती है, बड़ा इंटरेस्टिंग है, उन्हें रिक्वायर होता है रेस्पिरेशन में, रेस्पिरेशन, ठीक है। रेस्पिरेशन प्रोसेस में प्लांट्स को रिक्वायर होता है ऑक्सीजन। और बस एक तरीके का रेस्पिरेशन नहीं होता, दो तरीके का होता है।
और दोनों में से एक ऐसा रेस्पिरेशन है जिसमें ऑक्सीजन का यूटिलाइज होता है और दूसरे वाले में नहीं होता। ठीक है, बस इतनी सी बात है। दो तरीके का प्रोसेस होता है, ठीक है, रेस्पिरेशन में। एक होता है एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, एक होता है एनएरोबिक रेस्पिरेशन। क्या बोला? एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन, दो तरीके का रेस्पिरेशन होता है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन भैया क्या होता है? एरोबिक रेस्पिरेशन बड़े अच्छे इंसान है, ठीक है। इन्हें पता है ये क्या करते हैं? अल्कोहल प्रोड्यूस नहीं करते हैं। अल्कोहल भी प्रोड्यूस होता है एक में, किसमें पता है? एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में। पर एरोबिक रेस्पिरेशन भोला वाला है, ठीक है। तो इसमें ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज ये दोनों मिल जाता है, ठीक है। तो उससे क्या बनता है हमारा बहुत इंटरेस्टिंग चीज, जो कि है हमारा एनर्जी। और इसमें एनर्जी पता है कितना बनता है? 32 ATP तक। wait a second। तो गाइस जो एरोबिक रेस्पिरेशन में एनर्जी प्रोड्यूस होता है ना, और 38 ATP तक प्रोड्यूस होता है, ठीक है। और जो एनाएरोबिक रेस्पिरेशन होता है उसमें सिर्फ 2 ATP तक एनर्जी प्रोड्यूस होता है, ठीक है, बस उतना। एरोबिक रेस्पिरेशन में 38 बहुत ज़्यादा एनर्जी, बट एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में सिर्फ 2 ATP तक एनर्जी प्रोड्यूस होता है। अब हम लोगों ने ये तो जान लिया दो तरीके का होता है, ये सब होता है, पर ये नहीं जाना कि रेस्पिरेशन क्या होता है ना, ये नहीं जाना हमने रेस्पिरेशन क्या होता है। तो पहले ये जान लेते हैं रेस्पिरेशन क्या होता है। तो रेस्पिरेशन इज अ प्रोसेस, ठीक है, जिसमें एनर्जी प्रोड्यूस होता है, ठीक है। एनर्जी जैसे हम लोग देखो काम उम करते हैं तो एनर्जी हमें लगता है ना, एनर्जी हमें यूटिलाइज करते हैं तभी एनर्जी से हम लोग कोई काम कर पाते हैं। ऐसे ही प्लांट्स को भी एनर्जी चाहिए होता है, तो वही एनर्जी वो लोग रेस्पिरेशन के द्वारा बनाते हैं, और हम लोग भी एनर्जी उसी के द्वारा बनाते हैं, रेस्पिरेशन के द्वारा, ठीक है। तो रेस्पिरेशन इज अ प्रोसेस, ठीक है, जिसमें क्या कहते हैं हम एनर्जी प्रोड्यूस होता है, ठीक है। और जो एनर्जी है वो प्लांट्स की ग्रोथ के लिए, ये सब के लिए यूज होता है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया आपको? बस और क्या चाहिए, आप तो समझ ही गए। तो आगे बढ़ते हैं। तो एरोबिक रेस्पिरेशन हम लोग पढ़ रहे थे, 38 ATP तक एनर्जी प्रोड्यूस होता है। अब एंड प्रोडक्ट और उसका बाय प्रोडक्ट पढ़ लेते हैं, बड़ा मजेदार है, ठीक है, एकदम सिंपल है। जैसे हम लोग देखो पढ़े थे ना, फोटोसिंथेसिस का क्या था? फोटोसिंथेसिस का एंड प्रोडक्ट ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। ऐसे ही एरोबिक रेस्पिरेशन का बाय प्रोडक्ट है उसका उल्टा, उसका एंड प्रोडक्ट इसका बाय प्रोडक्ट है, मतलब O2, ठीक है, O2 एंड ग्लूकोज इसका जो है बाय प्रोडक्ट है। और कैसे है बाय प्रोडक्ट, कैसे समझाऊं आपको? देखो यहाँ पर उसके बाद जैसे उसमें देखो आप क्लोरोफिल था ना, क्लोरोफिल उसका बनाया था। तो क्लोरोफिल इस पे नहीं है, इसमें क्या कौन बना रहा है? इंजाइम्स मतलब तो आप जानते ही होंगे। तो इंजाइम्स जो होता है इस प्रोसेस को ब्रेक डाउन करता है, मतलब कैरी आउट करता है, जिससे जाके इसका एंड प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। तो इसका एंड प्रोडक्ट क्या है? बहुत इजी है यार, आपको पता है, CO2 प्लस H2O एंड एनर्जी, जो कि 38 ATP तक था, ठीक है। तो उसका हम लोग जैसे फोटोसिंथेसिस का देखे थे, बाय प्रोडक्ट क्या था? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। जो सनलाइट को भी हम लोग एनर्जी ही मानते हैं, ठीक है, सनलाइट को भी एनर्जी मानते हैं। तो फोटोसिंथेसिस का उल्टा मान लेते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। तो कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोक्स मतलब H2O, ठीक है, H2O मतलब पानी, कार्बन डाइऑक्साइड एंड पानी एंड एनर्जी इसका एंड प्रोडक्ट होता है। तो इतना तो आप समझ ही गए होंगे, ठीक है। तो क्या होता है ये? तो इसके बाद आता है इसका भाई एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। बड़े बदमाश हैं ये थोड़े से कॉम्प्लेक्स हैं, पर आपके लिए नहीं। अरे पता है यार, आप लोग जीनियस है, आप लोग आराम से समझ जाओगे। तो एरोबिक रेस्पिरेशन में एक चीज नहीं रहता, बाय प्रोडक्ट में एक कम हो जाता है, ये अच्छा करता है। ऑक्सीजन हटा देता है, ऑक्सीजन का काम नहीं लगता, मतलब पूरा ऑक्सीजन हमें ही मिलेगा, इससे कुछ नहीं, ठीक है। तो इसमें सिर्फ ग्लूकोज का यूज होता है, पर इसमें भी तो होता है भाई, वो तो आता ही है ऑक्सीजन ग्लूकोज में, तो होता है यूज, मैंने गलत बोला था। तो ग्लूकोज इसमें रहता है, ठीक है, ग्लूकोज, पर डायरेक्ट ऑक्सीजन नहीं रहता, ग्लूकोज के फॉर्म में रहता है, ठीक है, इतना समझ के रखो।
तो ग्लूकोज जो एनाएरोबिक रेस्पिरेशन का है, ग्लूकोज उसका बाय प्रोडक्ट है, ठीक है। और एंजाइम्स मिलके क्या बनाते हैं, उसका एंड प्रोडक्ट इथेनॉल। क्या बनाते हैं, ETHNOL, इथेनॉल, इथेनॉल, ठीक है। इथेनॉल प्लस CO2 प्लस एनर्जी, और एनर्जी बोला था इसमें कम प्रोड्यूस होता है 2 ATP तक, ठीक है। एन देखो एरोबिक रेस्पिरेशन में 38 ATP तक और एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में 2 ATP तक एनर्जी प्रोड्यूस होता है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन जो था उसमें हाइड क्या कहते हैं, ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन बाय प्रोडक्ट था। इंजाइम्स मिल जैसे इंजाइम्स उसमें काम करते थे जिससे कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी प्रोड्यूस होता था। और एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज हमारा बाय प्रोडक्ट है, एंजाइम्स मिलकर काम करते हैं जिसमें अल्कोहल, ठीक है, अल्कोहल सॉरी इथेनॉल, इथेनॉल, फिर उसके बाद आपका हाइड्रोजन ऑक्साइड मतलब वाटर यार H2O, ठीक है, एंड एनर्जी प्रोड्यूस होता है। बस क्लियर है, बस यहीं तक था। तो कुछ डिफरेंस कर लेते हैं क्योंकि एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन मेनली डिफरेंस से आता है। तो पहला डिफरेंस एरोबिक और एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में पता है क्या है, कि इन एरोबिक रेस्पिरेशन आपको बताया था कि ऑक्सीजन उसमें यूटिलाइज होता है बट इसमें यूज नहीं होता। तो बाय प्रोडक्ट इन एरोबिक रेस्पिरेशन, बाय प्रोडक्ट इज ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन, वेयर एज इन एनाएरोबिक रेस्पिरेशन बाय प्रोडक्ट इज ओनली ग्लूकोज नॉट ऑक्सीजन, ठीक है। और इसका एंड प्रोडक्ट जो होता है एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या क्या होता है, बाय प्रोडक्ट इसमें होता है हमारा CO2, H2O एंड एनर्जी, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। वेयर एज इन एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड हमारा प्यारा एनर्जी जो 2 ATP तक होता है, ये होता है। और अब तीसरे में क्या लिख सकते हो, बड़ा इंटरेस्टिंग है भाई। तीसरे पॉइंट में आप ये लिख सकते हैं कि इन एरोबिक रेस्पिरेशन मोर एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड, मीन्स 38 ATP तक एनर्जी प्रोड्यूस होता है। और जो एनाएरोबिक रेस्पिरेशन होता है उसमें कम एनर्जी प्रोड्यूस होता है जो कि 2 ATP तक प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो इतना तो आप समझ गए, क्लियर हो गया होगा पूरा। अब एक और बहुत कॉमन है, ठीक है, बहुत कॉमन, फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन में डिफरेंस पूछा जाता है, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन में ये डिफरेंस पहला है कि photosynthesis is a process by which green plants prepare their own food, and respiration क्या है, respiration is the process by which energy is produced, ठीक है। तो photosynthesis में खाना बनाया जाता है और respiration में एनर्जी मतलब प्रोड्यूस किया जाता है ताकि वो यूटिलाइज हो सके प्लांट्स के ग्रोथ में, ठीक है। इतना समझ गया, पहला पॉइंट ये लिख देना आप। अब दूसरा पॉइंट क्या लिखोगे आप, दूसरा पॉइंट जो मतलब फोटोसिंथेसिस होता है, क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्ट्स ऑफ द सेल में, मतलब जो पार्ट्स ऑफ द प्लांट क्लोरोफिल कंटेन करते हैं ना, उसी में होता है। और जो रेस्पिरेशन होता है उसमें सभी प्लांट मतलब जितने भी सेल है ना, सब में रेस्पिरेशन होता है, ठीक है, A to Z, यहाँ से लेके वहां तक सब, ठीक है। और अगर एक और डिफरेंस हम लोग बोलें तो और भी बहुत सारे डिफरेंस है। तो एक डिफरेंस आप ये भी लिख सकते हैं कि, तो और क्या लिख सकते हैं हमने पढ़ा था कि ऑक्सीजन, देखिए मैंने आपको बोला था कि फोटोसिंथेसिस में प्रोड्यूस होता है और यही रेस्पिरेशन में ये यूटिलाइज होता है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस में प्रोड्यूस होता था और रेस्पिरेशन में यूटिलाइज। तो इतना आप क्लियर हो गया। तो और आगे बढ़ते हैं, तो और क्या डिफरेंस हो सकता है, और कि जो फोटोसिंथेसिस होता है ना सिर्फ डे टाइम में होता है क्योंकि सनलाइट तो सिर्फ दिन में ही मिलता है ना, तो सिर्फ दिन में ही होता है, रात उत में नहीं होता। और रेस्पिरेशन डे नाइट भाई, जब एनर्जी की प्रोड्यूस जब भी हो चाहे तो हो जाता है, ठीक है, तो उसका काम हो जाता है। तो ये हमने पढ़ लिया कुछ वो सब, ठीक है, कुछ डिफरेंस ये सब। तो आगे बढ़ते हैं, फोटोसिंथेसिस को और डिटेलिंग में पढ़ते हैं। तो हमने फोटोसिंथेसिस में क्या पढ़ा कि फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस इन विच ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड, ठीक है। उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी तो सनलाइट से मिलता है, वो सब लगा के बनाया जाता है, ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन, ठीक है, जो कि उनका फूड होता है। और वो सब जो सनलाइट कैप्चर करता है वो
क्लोरोप्लास्ट का क्लोरोफिल होता है, ठीक है, जो ग्रीन पिगमेंट होता है प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। तो अगर पूछ लिया जाए क्लोरोफिल क्या होता है, तो क्लोरोफिल इज अ ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट इन क्लोरोफिल मतलब क्लोरोप्लास्ट, ओके। तो क्लोरोफिल इज अ पिगमेंट, ग्रीन पिगमेंट विच इज प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट। तो इतना भी तो आप समझ ही गए होगे ना। तो आगे बढ़ते हैं। तो आपको मैं कुछ मतलब ऐसा डायग्राम बना के दिखाऊंगा जो कि मेनली एग्जाम में आता है, ठीक है। एक होता है आपका स्टोमेटा का, स्टोमेटा का जरूर कर लीजिएगा, बहुत कॉमन है, ठीक है। तो हमारा जो स्टोमेटा वाला डायग्राम होता है मैं आपको दिखा देता हूँ, एक मिनट। तो गाइस ये हमारा स्टोमेटा का डायग्राम है। तो ये वाला जो आप पार्ट देख रहे हैं इनर वॉल, इस वाला जो पार्ट नहीं है ये वाला, इस तरीके से आपको लेबल भी करना होगा, ठीक है, नहीं तो आपका मार्क्स कट सकता है। तो इसी को कहते हैं इनर वॉल। और ये जो अंदर वाला पोर्शन है ना जो आप देख पा रहे हैं, इसी को कहते हैं स्टोमेटा ओपन, क्योंकि ये अभी बड़ा है, देखिए अभी पूरा खुला हुआ है, ठीक है। जब बड़ा रहेगा ना, डिस्टेंस देखिए बहुत ज़्यादा है ना, तो ये इसी को तब कहेंगे स्टोमेटा ओपन, ठीक है। अंदर वाले पार्ट को दिखा के स्टोमेटा ओपन कर दिखा दीजिएगा। और इधर ये वाला जो आप पार्ट देख पा रहे हैं इसे कहते हैं गुआर्ड सेल, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये क्वाड सेल आप दिखा दीजिएगा। और इसमें है आपका न्यूक्लियस। अब आपको न्यूक्लियस भी बनाना पड़ेगा, क्योंकि बिना न्यूक्लियस के तो कोई सेल चल नहीं सकता है ना। तो इसी को न्यूक्लियस देखिए, न्यूक्लियस, ठीक है। तो ऐसा आपको एक डायग्राम बना देना है, बहुत ईजी रहेगा। और अगर आपको बोल दिया जाए स्टोमेटा क्लोज, ठीक है, आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं, बस ये वाला जो पोर्शन है आपको, ये वाला पार्ट को थोड़ा बहुत कम डिस्टेंस पे ला देना है, ताकि ये वाला जो चीज़ बना है बस इतना रह जाए, ठीक है जी। इतना वाइट चीज़ है ये, बस इतना होना चाहिए, ठीक है, तब स्टोमेटा क्लोज कहलाएगा। बस इतना ही है। और ये वाला ज़रूर बना दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें आपको मार्क्स डिसाइड नहीं रहता, बट इससे आपका डायग्राम पता चलता है कि स्टोमेटा का ही है, ठीक है। तो इसे टीचर आइडेंटिफाई कर पाता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पर अच्छा होगा आप बुक में लें, क्योंकि मैं बस समझाने के लिए किया हूँ। तो गाइज मैंने अभी आपसे गुआर्ड सेल के बारे में बात किया। तो गुआर्ड सेल क्या होता है पता है? जो गुआर्ड सेल होता है वो मतलब क्या कहता हूँ, बीन शेप्ड का होता है, ठीक है। वो जो स्टोमेटा का ये वाला जो पार्ट है, इस वाले पोर्शन को जो मतलब सबसे बाहर में रहता है, उसी को कहते हैं गुआर्ड सेल, ठीक है। तो आप यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा। तो यही मेनली था। तो कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जो मेनली एग्जाम में पूछा जाता है और आता भी है, ठीक है। तो मेरे पास एक क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। तो इसमें जैसे कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है जो बहुत ज़्यादा कॉमन है। सेल्स विच सराउंड द ओपनिंग एंड स्टोमेटा, ठीक है, जो मैंने अभी बोला आपको गुआर्ड सेल, ठीक है, GUARD, गुआर्ड सेल, ठीक है। तो वही स्टोमेटा का ओपनिंग एंड क्लोजिंग जो होता है आपका, सेल्स विच सराउंड द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, दे आर नोन एज गुआर्ड सेल्स, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में भी पूछा जा सकता है और इन वन वर्ड भी आपका पूछा जा सकता है। और कुछ क्वेश्चन है जैसे कि द पिगमेंट विच ट्रैप सोलर एनर्जी फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो पिगमेंट मैंने आपको बताया था ग्रीन पिगमेंट रहता है प्लांट्स के अंदर, जिससे हम लोग कहते हैं क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट के अंदर रहता है, तो वही ग्रीन पिगमेंट है क्लोरोफिल, ठीक है। और पूछ सकता है फूड इज सिंथाइज्ड ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन ऑफ, मतलब रेस्पिरेशन क्या, फूड जो है रेस्पिरेशन प्रोसेस के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है? नहीं, कभी नहीं। तो फोटोसिंथेसिस होता है, तो बस वही है। अब उसमें पढ़ते हैं ग्रीन प्लांट्स कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड हेंस दे आर कॉल्ड हेटरोट्रॉप्स। नहीं भाई, देखो हेटरोट्रॉप्स उन्हें कहा जाता है जो कि अपना खाना खुद से प्रिपेयर ना कर सकें, और जो अपना खाना खुद प्रिपेयर कर सकते हैं उन्हें कहते हैं ऑटोट्रॉप्स। क्लियर? ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। और क्या पूछा है? ऑल प्लांट्स हैव अ ट्रांसपोर्ट सिस्टम कॉल्ड वेस्कुलर सिस्टम। यस भाई, ट्रू है। वेस्कुलर सिस्टम, देखो मैंने ये नहीं समझा आपको, पर देखो वेस्कुलर सिस्टम इज अ टाइप ऑफ सिस्टम। आप इसके बारे में पढ़े होगे, क्या कहते हैं, क्या नाम था उसका, अब एक्सैलम एंड फाइलम के बारे में तो पढ़े ही होगे। तो जो फाइलम होता है वो फूड स्टोर जो होता है ना,
उसको रख कर के रखता है, ठीक है, और एक्सैलम उसको ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। तो फाइलम एंड जाइलम जो होता है आपका, वो वेस्कुलर सिस्टम में प्रेजेंट होता है। तो वेस्कुलर सिस्टम इज अ सिस्टम इन प्लांट्स विच इंक्लूड एक्सैलम एंड मतलब फाइलम एंड जाइलम विच ट्रांसपोर्ट्स मीन्स ग्लूकोज टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, ठीक है। तो ये हो गया, आपको समझाया नहीं था पर अभी समझा दिया हूँ। और आपको पूछ सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इमीडिएट एंड प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो इसका आंसर होता है ग्लूकोज, ठीक है। ग्लूकोज ही एंड प्रोडक्ट होता है ना, हमने पढ़ा था। और अगर एनाएरोबिक रेस्पिरेशन और एरोबिक रेस्पिरेशन में पूछ लिया कोई, तो आप अगर पूछा ना, तो इथेनॉल आपका एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में आप लिख सकते हो कार्बन डाइऑक्साइड लिख सकते हो एंड एनर्जी लिख सकते हो। और एरोबिक रेस्पिरेशन में पूछा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। और एक बात याद रखना जो आपको बहुत बहुत एग्जाम में काम आ सकता है कि रेस्पिरेशन दो तरीके का होता है, एरोबिक एंड एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन में 38 एटीपी तक एनर्जी प्रोड्यूस होता है और एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में 2 एटीपी तक एनर्जी प्रोड्यूस होता है। और ये एटीपी का मतलब क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, याद रखना। और आपको और कुछ क्वेश्चन पूछा गया है जिससे मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इज यूज टू आइडेंटिफाई द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, इसमें से कौन सा मतलब कौन सा ऑप्शन मतलब कौन सा केमिकल यूज होता है जो कि मतलब क्या कहते हैं स्टार्च को खत्म करने मतलब स्टार्च को पता करने के लिए। तो आयोडीन सोल्यूशन आपका होता है, ठीक है, आयोडीन सोल्यूशन आपका होता है जिससे आप पता कर सकते हैं, ठीक है। आयोडीन सोल्यूशन क्या होता है उससे आप पता कर सकते हैं कि प्लांट्स के जो लीफ हैं उसमें स्टार्च है कि नहीं, ठीक है। तो आपको क्लियर हो गया होगा इससे। तो आगे बढ़ते हैं, इसमें कुछ कुछ डिफ्रेंशिएट में मेनली आता है फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन का डिफरेंस, ग्लूकोज, स्टार्च, ये सब का डिफरेंस पूछ लेता है, ठीक है। एरोबिक एनाएरोबिक रेस्पिरेशन का भी पूछ सकता है। तो अगर आप क्लास 7, 6 या 5 में हैं तो ये जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। ग्लूकोज, फोटोसिंथेसिस मतलब फोटोसिंथेसिस रेस्पिरेशन का डिफरेंस, एरोबिक एनाएरोबिक रेस्पिरेशन का डिफरेंस, ग्लूकोज एंड स्टार्च का, और भी बहुत सारा है, ठीक है। तो आप इन सबको तो अच्छे से पढ़ लीजिएगा। मैं आपको थोड़ा सा और लिस्ट दे देता हूँ, 1 मिनट। और आप हाँ कहाँ गए, हाँ। और आप एक्सैलम एंड फाइलम एंड जैलम का आप डिफरेंस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब पूछता है मेनली, ठीक है। जाइलम एंड फाइलम का भी आप कर सकते हैं, उसका भी आता है। और अब हम पढ़ते हैं कुछ क्वेश्चन आंसर, ठीक है। तो आपको स्ट्रोमेटा का डायग्राम जो मैंने आपको अभी दिखाया उसका डायग्राम पूछ सकता है और उसको लेबल करने को बोल सकता है। और क्या कहते हैं मेंशन द कंडीशंस ऑफ द गुआर्ड सेल, और गुआर्ड सेल ओपन और क्लोज क्यों होता है ये पूछ सकते हैं। और क्लोज तब होता है, देखो बहुत इजी है, जब कोई चीज़ ओवरफ्लो होने लगता है ना तो वो हो जाता है क्लोज, ठीक है। जब बहुत ज़्यादा अमाउंट में पानी पूरा निकल जाता है, ठीक है, तब वो हो जाता है क्लोज। और जब कम पानी रहता है तो हो जाता है क्लोज, और ज़्यादा पानी होने से खुल जाता है, ठीक है। प्रेशर पड़ता है, ठीक है, कोई चीज़ बंद है, प्रेशर पड़ने से खुल जाता है, बस वही है। क्लियर हो गया होगा, बस आगे बढ़ते हैं भाई। नेम द इम्पोर्टेंट प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। देखो प्लांट्स का फोटोसिंथेसिस देखो लिखा है नेम 3 इम्पोर्टेंट प्रोसेसेस ऑफ प्लांट्स इन विच स्टोमेटा आर इन्वॉल्व। तो स्टोमेटा कुछ 3 ऐसे बताइए प्रोसेस जिसमें स्टोमेटा इन्वॉल्व होता है। तो एक फोटोसिंथेसिस होता है, ठीक है, एक हमारा वेस्कुलर वाला होता है, ठीक है, और और क्या था ट्रांसपीरेशन, जिसमें ट्रांसपीरेशन पता है क्या होता है, ट्रांसपीरेशन जिसमें प्लांट्स कूल डाउन होते हैं, ठीक है। तो उसी प्रोसेस को ट्रांसपीरेशन कहते हैं, ठीक है, कूलिंग होता है भाई। तो और आप कर सकते हैं जैसे कि व्हाट इज द मीन्स रोल ऑफ क्लोरोफिल इन फोटोसिंथेसिस, ये पूछ सकते हैं। तो क्लोरोफिल का अगर आपका ये पूछे तो आप बोल देना कि इट स्टोर सनलाइट, ठीक है, इट ट्रैप सनलाइट। नहीं तो आप डेफिनेशन के साथ अगर लिखना है तो इट इज़ अ ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट इन द प्लांट्स विच हेल्प द प्लांट इन ट्रैपिंग द सनलाइट फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। और पूछ सकता है डू प्लांट्स नीड ऑक्सीजन, प्लांट्स को नीड तो ऑक्सीजन चाहिए ही ना। जो हम लोग उसमें देखो एरोबिक एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में हम लोगों ने पढ़ा था, तो उसमें
एरोबिक रेस्पिरेशन जो था उसमें हम लोगों का ऑक्सीजन नीडेड था, ठीक है। तो प्लांट्स को भी नीड है ऑक्सीजन का, तो यस होगा, ठीक है। अगर है तो उसका सोर्स क्या है? अरे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से जो निकला है वही तो है, नहीं तो एयर एटमॉस्फेयर में भी तो प्रेजेंट रहता है। पानी जो लेता है उसमें भी H2O तो है ही, वो रहता ही है, तो वो भी होता है। और आपसे पूछ सकता है मेंशन 2 बाय प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। बाय प्रोडक्ट क्या क्या हो सकता है? एक तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ये तो थोड़ा लिख के आ जाना। अब व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस? तो इट हेल्प्स द प्लांट्स टू प्रिपेयर फूड। बस, तो बस इतना आप पढ़ लीजिए, आपका एग्जाम 100% क्लियर हो जाएगा इस चैप्टर से, ठीक है। इसमें आप मार्क्स तो खो के आ नहीं रहे हो, तो आपको ये पूरा क्लियर हो गया होगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, पर मैं आपके ऊपर है अगर आपको अच्छा लगा तो। थैंक यू।